अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी लेडी मौजूद हैं जो कि ऐसे बच्चों पे काम करती हैं जो स्पेशल होते हैं। स्पेशल कैसे होते हैं? उनको बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं या कोई सिंगल इशू हो सकता है। ड्यूरिंग जो है वो प्रोसेस में होता है, जब अपनी मदर के तब भी हो सकता है, बाय बर्थ भी आ सकता है, इनहेरेंट भी ले सकता है, और बर्थ के बाद के जो हालात और वाक़यात होते हैं पेरेंट्स के, उसके हिसाब से या माहौल के हिसाब से भी वो अपने अंदर बहुत सी ऐसी डिसऑर्डर्स क्रिएट कर लेता है जो आगे चल के उसके लिए प्रॉब्लम्स करते हैं। या तो वो नॉन सोशल होता है, अपनी दुनिया एक बनाना शुरू कर देता है, अपने आप से बातें करता है, या स्पीच में उसको मसले शुरू हो जाते हैं, हेयरिंग में मसले होना शुरू हो जाते हैं, ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है, या गुस्सा ज़्यादा करता है। इसी तरह बहुत से और भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम में वो फंसता चला जाता है और पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये कैसे और क्यों हुआ। हमारी पूरी जनरेशन में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, या हमारे नस्ल में ये चीज़ें कॉमन है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं और पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अब इस बच्चे को लेके कैसे चलें। बाज़ बच्चों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, और इसी तरह बाज़ बच्चे जो हैं वो देर से सोते हैं, या बाज़ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सोने की तरफ जाते हैं, और बाज़ बच्चे सिर्फ माँ के साथ चिपके रहते हैं और लोगों से या दूसरे बहन भाइयों से अपने रिलेशन नहीं बना पाते। तो ये सारी चीज़ें आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको वो टेक्निक्स और वो गुर देने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में हम, जिससे आप खुद जानेंगे, पहचानेंगे, और अगर आपके इर्द गिर्द में या आपके अपने घर में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है, उसको सही से हैंडल कर सकेंगे, और उसको सही से किस तरह किस सिमत में लेके जाना है वो आपको आज पता लगने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की मेहमान मेरे साथ जो मौजूद हैं वो एक स्पीच थेरेपिस्ट, और उन्होंने और भी इसके साथ साथ बहुत से कोर्सेज और चीज़ें की, उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। कई सालों से लाहौर और कराची में काम कर रही हैं और डिफरेंट इदारों से भी मुंसलिक हैं, और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ करती हैं। तो आज हम बात करेंगे मिस हुमा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमा अज़ीज़ है और मैं रिसेंटली कराची में एज अ स्पीच थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली लाहौर से है। मेरा मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन है और मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया HI है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है, और मेरा PGD भी लाहौर से है स्पीच लैंग्वेज थेरेपी में। और अभी रिसेंटली मैंने कराची में काम स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पर काम करते हुए। और ASD, ADHD, डाउन सिंड्रोम्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, कॉक्लियर इम्प्लांट और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ मैं काम कर रही हूँ। अच्छा मिस हुमा, ये आप बताएंगी कि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो नॉर्मल एज से बड़े होना शुरू होते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं। माँ बाप बड़े परेशान होते हैं और बेचारे जो है वो इधर उधर जो है वो इस डिफरेंट स्पीच थेरेपिस्ट के पास और डिफरेंट इदारों में बच्चों के टेस्ट कराते हुए जो है वो पाए जाते हैं और अक्सर परेशान रहते हैं। बहुत से बच्चे अपनी एज पूरी करने के बाद जो स्पीकिंग एज होती है उससे बढ़ जाते हैं और 4-5 साल या 3 साल से ऊपर हो जाते हैं, और शायद इससे भी ऊपर वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चे के बारे में आप क्या सजेस्ट कर रहेंगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि उसके रीज़न्स कुछ होते हैं। देखा जाता है कि बच्चा अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है तो वहाँ पर दादा दादी और बाकी के जो रिलेशंस होते हैं वो बच्चे के साथ होते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उसमें बच्चे की स्पीच बहुत अच्छा हो जाती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली में है, लाइक सिर्फ पेरेंट्स के साथ है बच्चा, और अगर दोनों ही अनफॉर्चुनेटली वर्किंग हैं, लाइक मदर भी वर्किंग वुमेन है, फादर ऑलरेडी अपनी जॉब पर होते हैं, और बच्चे के पास बहुत कम टाइम होता है कि वो स्पेंड करता है अपने पेरेंट्स के साथ। नॉर्मली ये चीज़ भी देखने में आती है बच्चों में कि बच्चों का स्पीच की तरफ से इतना उनका नहीं रहता ध्यान कि वो बच्चा बोले, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर आजकल जो गैजेट्स दिए जा रहे हैं कि आप बच्चे को लैपटॉप में कोई वीडियो, कोई कार्टून्स लगा दिए या उसको मोबाइल दे दिया, तो उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे की स्पीच कम हो जाती है। उसको स्पीच डिले हम इसलिए भी कहते हैं कि जब बच्चा बोल नहीं रहा अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज, तो उसमें फिर मसाइल आते हैं, तो हमें उसे कोई ना कोई नाम देना होता है। तो बेहतर यही होता है कि बच्चे की एज के हिसाब से आप बच्चे से बात करें,
खाने के टाइम पे आप ये एक्सक्यूज़ मत दें कि जी बच्चा खाना नहीं खा रहा था तो इसलिए मोबाइल लगा दिया कुछ टाइम के लिए कि वो खाना अच्छे से खा ले। उस टाइम पे अगर पेरेंट्स उसे कोई ख़ुद से स्टोरी सुनाकर, उससे बातें करके और उसे अगर खाना खिलाएंगे या उसके साथ काम करेंगे तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। सही। तो एज अ स्पीच थेरेपिस्ट जब बच्चे या पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो उनमें मेजर इश्यूज क्या पाए जाते हैं? अगर स्पीच डिले के हवाले से हम बात करते हैं तो देखें, स्पीच डिले के जो अभी मैं रीज़न्स आपको बता चुकी हूँ बेसिकली यही होते हैं। समटाइम्स कोई ट्रॉमा भी होता है, समटाइम्स कोई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि घर में अगर जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं और बच्चे के साथ जो है वो दूसरे कज़न्स का या रिलेटिव्स का कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसमें भी होता है बच्चा क्विट कर जाता है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता, बच्चा बोलता नहीं है और अगर उससे बात करने की या उसके साथ कांटेक्ट करने की, इंटरेक्शन करने की कोशिश की जाए तो उसमें उसकी शाउटिंग भी आ जाती है, उसकी हिटिंग भी आ जाती है, इस तरह की चीज़ें भी उसमें शामिल हो जाती हैं। तो क्या आप समझती हैं कि बाय बर्थ जब ड्यूरिंग मदर के प्रोसेस में होता है तो मदर की भी कुछ चीज़ें वो लेकर आता है? जी बिल्कुल, ऐसा तो है। देखिए, अगर मदर स्ट्रेस में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्ट्रेस में है, टेंशन ले रही है, जी मैं ससुराल में हूँ और मुझे काम करने पड़ रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, या मेरी तबीयत ऐसी थी मुझे ये करना पड़ गया, मुझे वो करना पड़ गया, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे को। तो इसीलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को अपनी डाइट के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और इन्वायरमेंट से के साथ साथ बच्चा अपनी मदर से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैरी करता है। इसी तरह फादर का भी रोल होता है? बिल्कुल है। सही। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप डिफरेंट इदारों में भी काम कर रही हैं, वहाँ जो स्पीच से रिलेटेड बच्चे आते हैं तो उनको आपको क्या क्या चीज़ें जो है फेस करना पड़ती हैं पेरेंट्स और दायरे पेरेंट्स या इदारे की तरफ से? पहली चीज़ जो फेस करना पड़ती है वो होती है पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस। ठीक है, पेरेंट्स समटाइम्स इस चीज़ को नहीं मानते कि हम बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और मोस्टली केसेस मेरे पास जो अभी आ रहे हैं स्पीच डिले के हवाले से, उसमें ये हो रहा है कि पेरेंट्स फादर के पास टाइम नहीं है, मदर घर के कामों में इतना बिजी है कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाती, तो वो ज़्यादातर बच्चा मोबाइल के साथ ही उसका टाइम स्पेंड होता है। और उसमें ये होता है कि एक्सेप्टेंस के मदर अपनी इस चीज़ को मान जाएं कि हाँ मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उनका होता है कि जी मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मैं इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हैं कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में कि वो उसे एक्सेप्ट कर लें। और फिर ये होता है कि पेरेंट्स काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है इन सारी चीज़ों में। सही। अच्छा, स्पीच के बाद जो है हम कम्युनिकेशन आते हैं, क्योंकि स्पीच एक बोलना है, कम्युनिकेशन सामने वाले को अंडरस्टैंड करवाना है या उसकी बात को अंडरस्टैंड करना है, अपना मतलब या अपना मुद्दा जो है वो सामने वाले को समझाना है। तो इससे रिलेटेड भी बच्चे आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल। ऐसे बच्चों के लिए जो है उसमें ये होता है कि मोस्टली ये बच्चे शाय होते हैं, लाइक कि इन्हें दूसरों से बात करना, इंटरेक्शन करना इन्हें पसंद नहीं होता। ये चीज़ें घर से भी हो सकती हैं कि अगर वो बच्चा अपने बहन भाइयों में बड़ा है तो उसे हर बात पे अगर ये कहा जा रहा है कि तुम बड़े हो, तुम देख लो, तो उसमें भी होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता क्विट कर जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक कोई बुली कर रहा है बच्चे को, बात बात पे उसे डांटा जा रहा है, और कुछ जेनेटिक भी हो सकता है, कुछ किसी डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही हों। प्लस शाइनेस बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाता। और फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि घर वाले भी कहते हैं चलो ठीक है, ये अगर नहीं किसी से बात करना चाह रहा है, ये कंफर्टेबल नहीं है, तो ठीक है इसको छोड़ दो। तो ये वाली चीज़ बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में। यानी कि मैं ये समझाऊं कि बच्चा अगर लाडला हो जाए और पेरेंट्स उसके लाड उठा रहे हों तो वो बच्चे की मानना शुरू होते हैं और बच्चा एक अपनी अलग से दुनिया बनाना शुरू कर देता है और वो उसके अपने रूल्स और अपने चीज़ें जो हैं वो सेट करने लग जाता है। कहाँ तक ये बात मेरे अंदाजे से सही होती है? नहीं, ये बहुत आपका अंदाज़ा सही जा रहा है, क्योंकि देखें अगर बच्चा पैम्पर्ड है, लाइक एक केस अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले ऐसा आया है कि बच्चे की स्पीच नहीं थी। पेरेंट्स से जब पूछा गया है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो किस तरह से वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है या मुझे बाहर जाना है,
फादर का ये कहना था कि नहीं, हमें पता है ये 4 बजे फ्राइज़ खाता है तो मैं इसे फ्राइज़ ला के दे देता हूँ, हमें पता है ये 11 बजे सोकर उठा है, अब इसको दूध चाहिए, हाँ, या जूस पीना है तो वो हम इसको दे देते हैं। लाइक उन्होंने उसे डिमांड करना सिखाया ही नहीं, यानी कि उसकी डिमांड खुद ही पूरी कर रहे हैं। जी देखिए, जब आप एक बच्चे को कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स के उसे क्या ज़रूरत पड़ी है। अगर आप मुझे यहाँ बैठे बैठे हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं बाहर जाके इतना सर्वाइव करूँ और ये सारी चीज़ें करूँगी। तो यही हिसाब बच्चे का है कि बच्चे को हर चीज़ बगैर डिमांड किए, बगैर मांगे मिल रही है, तो बच्चा क्यों बोलेगा। तो फिर वो उसका कंफर्ट जोन आपको ब्रेक करना पड़ता है, और ये चीज़ हुई। लाइक उन्होंने ये किया कि 4 बज गए लेकिन बच्चे को फ्राइज़ नहीं ला कर दी हैं, तो बच्चे ने कुछ टाइम तो टेंट्रम शो किया कि शायद मुझे मेरी चीज़ मिल जाए, लेकिन उसके बाद उसके फादर ने कहा, उसे बार बार रिपीटेडली पूछा कि क्या चाहिए क्या चाहिए, तो फिर वो हाथ पकड़ कर लेकर गया अपने फादर को कि मुझे फ्राइज़ चाहिए। तो देन आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये चीज़ डेवलप हो गई कि अब वो हर चीज़ डिमांड करता है। सही। ASD के बारे में आप क्या कहेंगी? ASD देखें आजकल बहुत फैल चुका है। इवन के एक टाइम था कि हम लोगों ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब ASD इतना फैल चुका हुआ है कि हर घर में मोस्टली 2 या 3 बच्चे एक ही फैमिली के आपको ASD मिलेंगे। ASD बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन नहीं होता, बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होता, बच्चे की स्पीच जो है वो डिले होती है। कुछ जगहों पर पेरेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज भी होते हैं कि हमारे बच्चे का स्पीच डिले है या ASD है। अगर आपके बच्चे का डायग्नोसिस ASD है तो इट मीन्स कि आपके बच्चे का जो स्पीच डिले है उसका जो कॉज है वो ASD होगा। मीन्स मुझे ये समझ में आया कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और इंटरेक्शन टीवी और मोबाइल की तरफ ज़्यादा चला जाता है और वो अपनी एक दुनिया बना के कार्टून देख रहा है या बच्चों की चीज़ें देख रहा है या वीडियोस देख रहा है डिफरेंट, तो बच्चे जो हैं वो अपनी एक सर्कल बना लेते हैं और फिर उसी सर्कल में ज़ाहिर बात नहीं करे, सुनने की यानी कि हेयरिंग पावर उनकी बढ़ती है और कम्युनिकेशन पावर या स्पीकिंग पावर जो है वो डिले होना शुरू हो जाती है। जी ऐसा ही है। देखिए इन बच्चों की जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें होता है टॉयज़ को अलाइन करना, कार्ड्स को अलाइन करना, कार्ड्स को अलाइन करना, हैंड फ्लैपिंग और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं जिसमें आप अगर बच्चा गोल गोल घूम रहा है, इन ईजी वर्ड्स कि बच्चा अगर गोल गोल घूम रहा है तो वो घूमता चला जाएगा, अगर वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है वो हैंड फ्लैपिंग करता जाएगा, अगर वो अपने सर को इधर से उधर हिलाता चला जा रहा है तो वो ये चीज़ करता चला जाएगा। सेकेंड ये कि वो आई कांटेक्ट नहीं देता है, वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इस तरह की ये जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको आपके बच्चे में ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो बीइंग अ स्पेशलिस्ट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लोग अपने बच्चे को की एक इनफॉर्मल असेसमेंट ज़रूर करवाएं। अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ पेरेंट्स के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ तो वो डिनाइल में है, डिनाइल फेज़ में है कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल बच्चे भी करते हैं। तो बेसिकली जो ASD के जो है सिम्टम्स, अगर वो सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं तो आप डिनाइल फेज़ में जाने की बजाय इस अगर हकीकत को आप तस्लीम कर लेते हैं, आप एक इनफॉर्मल असेसमेंट करवा लेते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आपके बच्चे के ये बिहेवियर्स किसी एप्रिसिएशन को हासिल करने के लिए हैं, आपकी अटेंशन को सीख करने के लिए हैं, या कि वाकई ही खुदा न खास्ता उसमें ASD के जो है डायग्नोसिस का चांस है। सही। इसके अलावा जो डेली रूटीन में आप प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो तो आपने बताया कि पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसके अलावा बच्चा भी कुछ केसेस में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? देखिए बच्चों के लिए जो है ना, बच्चों की जो बेसिक हमारे पास आती है उसमें ये होता है सबसे पहले बच्चे के साथ हमें रैपो बिल्ड करना होता है। लाइक कि जब तक बच्चा आपको आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, बच्चा आपके साथ काम नहीं करता है। उन बच्चों के लिए ये होता है कि वो एक कंफर्ट जोन में है, अगर उन्होंने एक बिहेवियर या एक पैटर्न उनका डेवलप हो गया है, वो सेम एज इट इज़ उसी पैटर्न के साथ चलते हैं। लाइक अगर एक चीज़ उन्होंने सीख ली है, अब मुझे उसको किसी और एक चीज़ के साथ एडअप करना है तो मुझे पहले उसका वो पहले वाला पैटर्न फैट करना होगा, देन मैं उसकी दूसरी चीज़ पर काम कर सकती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा आता है कि बच्चा टेंट्रम शो करता है, बच्चा अपने कंफर्ट जोन से चूँकि बाहर निकल रहा होता है तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ होता है जिसमें हिटिंग भी आ जाती है, थ्रोइंग भी आ जाती है, बाइटिंग भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं।
आजकल मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे भी देखा है कि हेयरिंग इम्पेयर्ड जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में काफ़ी बढ़ती जा रही है, और जब बड़े होते हैं, जब वो हेयरिंग ही नहीं कर रहे होते तो वो आगे लर्निंग उनकी रुक जाती है और वो बिल्कुल जो है वो एक न्यूट्रल बेबी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगी? देखिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड जो है उसकी जो बेसिक या मेन कॉज होती हैं वो आपकी हैं कि मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह की मेडिकेशन ली है, उसका साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन हो सकता है, और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, प्लस आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई चीज़ इस तरह की है कि ऑलरेडी कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड मौजूद है, तो देन ये चीज़ें यानी आपके उसमें आती हैं बच्चे का। तो ये भी आपके पास रेगुलर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? पहली चीज़ होती है कि पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए रेडी करना कि आप बच्चों का हेयरिंग टेस्ट करवाएं, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि बच्चों के हेयरिंग एड्स बच्चों को यूज़ टू करना कि वो उस हेयरिंग एड को यूज़ करें। मोस्टली ये होता है कि बच्चा 1 से 2 दिन हेयरिंग एड लगाता है, जाहिर सी बात है जब वो पहली बार आवाज़ों को सुन रहा होता है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, उसकी वजह से वो डिनाइल फेज़ में जाता है कि मुझे ये नहीं लगाना है, वो क्योंकि उसे वो आवाज़ें नहीं शोर लग रहा होता है। तो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा सेटल डाउन करने में, बच्चों को यूज़ टू करने में टाइम लगता है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। अच्छा, मिस ये बताएं कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या चीज़ होती है? बड़ा हैवी सा नाम है, इसको अक्सर पेरेंट्स बोलते हुए नज़र आते हैं, बट वो शायद खुद भी इतना नहीं जानते होंगे, मगर जैसे जैसे जब डायग्नोज होता है तो वो जान लेते होंगे, बट ये है क्या चीज़? कॉकलियर इम्प्लांट अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस और अकॉर्डिंग टू मी बहुत एक सीरियस और सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट में ये है कि आपका बच्चे की अगर बिल्कुल भी हेयरिंग नहीं है, प्रोफाउंड है कि वो बिल्कुल नहीं सुन सकता हेयरिंग एड्स के साथ, तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है उन बच्चों के लिए। कुछ टेस्ट वगैरह उसमें होते हैं, अगर उसमें कुछ हेयरिंग के चांसेस होते हैं तो बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट किया जाता है, सर्जरी होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लॉन्ग भी है और एक्सपेंसिव भी है। उसमें फिर ये है कि बच्चे के साथ एहतियात बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चा कोई खेल कूद नहीं कर सकता, बच्चा इस तरह की कोई चीज़ें नहीं कर सकता कि जिसमें उसे अगर सर पर चोट लगने का ख़दशा हो तो खुदा न खास्ता उसमें बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ सकती है, कोई ब्रेन डैमेज हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। मींस इन शॉर्ट के कॉकलियर इम्प्लांट वो लास्ट ऑप्शन होता है हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, जो कि किया जाता है कि जिसकी मदद से वो सुन सकते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से एक चिप कान के पास डाल दी जाती है और फिर एक अंदर डिवाइस होती है और एक फिर बाहर डिवाइस होती है जो सेंसेस से कनेक्ट कर दी जाती है, और फिर बच्चा जो है वो आवाज़ें सुनने लगता है। जी, उसका भी एक प्रोसेस है, लाइक सर्जरी के बाद जो है बच्चे की बाकायदा थेरेपीज़ होती हैं बच्चों को, एनवायरमेंटल साउंड्स, उसके बाद जो आपके जनरल एनवायरनमेंट में जैसे आवाज़ें हैं किसी एनिमल्स की, जैसे लाइक डॉग है, काऊ है, और एरोप्लेन की आवाज़ है, अब उसके घर के अपने जो अफराद हैं उनकी आवाज़ें, जाहिर सी बात है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसे नहीं पता कि मेरी माँ की आवाज़ कैसी है, मेरी बहन की आवाज़ कैसी है, मेरी दादी की आवाज़ कैसी है, तो ये सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं सुनाकर कि ये तुम्हारी मदर हैं। उसके बाद फिर उसके साथ दादी की आवाज़ को एडप्ट किया जाता है कि, और फिर उसे पूछा जाता है कि अब बताओ कि दादी ने क्या कहा और अम्मी ने क्या कहा, पहले किसने तुम्हें बुलाया, अम्मी ने या दादी ने? तो ये वाली चीज़ें इस तरह से होती हैं। लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट अगर कॉन्टीन्यूसली किया जाए तो इसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने लाहौर में भी कुछ केसेस किए और कुछ यहाँ पे भी आप कर रही हैं काफ़ी, तो दोनों के क्राउड कह लें या दोनों के जो लेवल ऑफ इश्यूज़ हैं उनमें क्या फ़र्क आप देखती हैं? लेवल ऑफ इश्यूज़ अगर देखा जाए तो वही बात आ जाती है मेरी पहले वाली के एक्सेप्टेंस। अगर पेरेंट्स इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को तो चीज़ें बहुत स्मूथली और आसान हो जाती हैं, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो चाहे लाहौर का क्राउड है या कराची का, तो चीज़ें मुश्किल रहती हैं। आप क्या समझती हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है बच्चों की ग्रोथ पर? जी बिल्कुल।
बहुत करता है। अगर एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा अगर आप ले लें कि अगर वो नहीं सुन सकता है और उसे हेयरिंग एड की नीड है और वो लगा रहा है, और घर में अगर उसे कह देगा कोई, लाइक अगर आप लाहौर में हैं, कोई से कह दे ओए डोरे अदरा गाल सुन, तो बच्चे पे इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा बच्चे पे। तो अगर आप बच्चे की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो उसकी नीड्स हैं, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको डील कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में वो एक पॉजिटिव पर्सन के तौर पर आपकी सोसाइटी में काम कर सकता है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें पेरेंट कितना इन्वॉल्व होना चाहिए उन्हें बच्चों को राइट ट्रैक पे लाने के लिए, क्योंकि एक चीज़ तो हो गई, बच्चे इस दुनिया में आ गया और वो अपने साथ मुख्तलिफ इश्यूज भी लेकर आया ड्यू टू सम हाउ इनहेरेंट हुआ और सम हाउ मदर की वजह से या बाय ब्लड वो उसमें आके देखा, और कुछ इन्वायरमेंट ने या घर के इश्यूज ने या जो भी घर की एक आप कह लें कि इन्वायरमेंट होता है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, पेरेंट्स का 100% इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। मैं कुछ पेरेंट्स को तो मैं ख़ुद ये कहती हूँ कि हम थेरेपिस्ट से बेहतर पेरेंट्स एक बेहतरीन थेरेपिस्ट हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास एक दिन में अगर 10 से 12 बच्चे आ रहे हैं, हमें हर बच्चे को डील करना है। हमारे माइंड में कहीं एक चल रहा होता है कि ये हमारा प्रोफेशन है, हमें काम करना है, ओके 100% ऑनेस्टी हमारे साथ होती है हमारे काम में। लेकिन पेरेंट के पास चूँकि एक बच्चा है, तो आप अपने 24 आवर्स उस बच्चे को दे रहे हैं, और अगर आप अपना 100% देते हैं तो होप्स हो कि आपको 100% ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पेरेंट्स का तो इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप समझती हैं इस प्रोफेशन से अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट कमाया जा सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं मुझे कि कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस होनी चाहिए ख़ास तौर पे उन न्यूली कपल्स के लिए जो शादी के प्रोसेस से गुजर कर आगे जो है वो यंग वंस को पैदा कर रहे होते हैं, कि वो किन चीज़ों की या किन बातों की या किन रिलेशंस की या किन डाइट्स का ख्याल रखें कि वो अपने बच्चे जो हैं वो सही अच्छे ग्रोथ के साथ इस दुनिया में ला सकें? देखिए, न्यूली जो मैरिड हैं कपल्स, उनके लिए मेरी पहली जो है एक एडवाइस समझ ले, वो ये है कि देखें, जब आप अपना नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक लड़की अपना घर छोड़कर आ रही है, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई छोड़कर आ रही है, अपना लाइफस्टाइल जो उसका पहले था वो उसे छोड़कर एक नए लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करती है, एक नए इन्वायरमेंट में आती है, नए लोगों में आती है, चाहे वो रिश्तेदार हों, रिलेटिव्स में आ रही है, खाला मामू ताए चाचे के घर आ रही है या कहीं आउटसाइड जा रही है, तो उसमें चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं। पहली चीज़ होती है कि एक्सेप्टेंस, आने वाले को एक्सेप्ट किया जाए, और जहाँ आप जा रहे हो वहाँ के एनवायरनमेंट को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप एक प्रोसेस में होते हैं, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको उसको एज एक न्यू जर्नी, न्यू फेज़ ऑफ लाइफ आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि आप ये कहेंगे जी आज मेरी कमर में दर्द हो गया, आज मैंने ये किया, मुझे ये हो गया। आप उस फेज़ को एंजॉय करें, आप उसमें जितनी चीज़ें हैप्पीली करेंगे उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे पर पड़ता है। कुछ चीज़ें बाय बर्थ अगर आपके बच्चे में हैं या जेनेटिक्स में हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी वो चीज़ है, मौजूद है, लाइक ऑटिज़म है, हेयरिंग का इशू किसी में है आपके बुज़ुर्गों में से, तो फिर बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप अपने कुछ टेस्ट वगैरह करवा लें, और इस तरह से चीज़ों में काफ़ी आपको जो है चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी कि आने वाला जो न्यू बॉर्न होगा वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। जो मुझे बात समझ में आती है वो ये है कि जब हम बहुत सारी चीज़ें इनहेरेंट करते हैं तो उसमें बीमारियां भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है अच्छी चीज़ें भी हों। जैसे अक्सर लोगों को शुगर का इशू होता है, हार्ट का इशू होता है, या बाल सर के मेल्स के उड़ जाते हैं, या और इस तरह की बहुत सारी इश्यूज़ फैमिली के चलते हैं। इसी तरह ये वाले इश्यूज़ पे हम बात नहीं करते या डिस्कस नहीं करते, या हम अनक्लोज नहीं, यानी कि हम उसको क्लोज रखते हैं कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं लोग हमें क्या बोलेंगे। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आपकी हर प्रॉब्लम का हल कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में मौजूद है।
और ये मेरा मानना भी और मेरा देखना भी है कि मेरे पास भी लोग बहुत दूर दराज से जब आते हैं तो मैं हैरान होता हूँ, यार इनको कैसे पता लगा। तो वो बाय रेफरल कहीं ना कहीं से वो कहीं ना कहीं पहुँच रहे होते हैं। तो अब इस चीज़ को अगर मैं सम अप करना चाहूँ टेक्निक से पहले, तो वो ये है कि कहानी स्टार्ट होती है आपके अपने बचपन से। आप पैदा हुए, आपने चीज़ें सीखी, आपने पढ़ा, आपने जॉब की, जब आपकी शादी होती है तो उससे पहले यानी कि आपके अंदर अकल आ चुकी होती है और अवेयरनेस जिसको कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस या सोशलाइजेशन आ चुकी होती है। उस चीज़ को आप लेके जब अपना घर बसाते हैं और एक नई फैमिली का आगाज़ करते हैं तो उसमें कुछ अपने नियम, मैनर्स और कुछ ट्रेडिशन, चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए जिससे आपकी फैमिली जो है वो खुशहाल होने के साथ साथ खुश मिजाज भी हो, सुकून भी हो उसके अंदर, और हर चीज़ की जो है वो अवेयरनेस भी होनी चाहिए और शेयरिंग होनी चाहिए। जब ये चीज़ें चलती हैं और इस दौरान जो है आपके यंग वंस भी आ रहे होते हैं इस दुनिया में, तो उनको कैसे पालना है या उस पीरियड में आपने क्या क्या करना है, इसकी थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो है वो अकेले या इंडिपेंडेंट रहने की करते हैं, यानी कि माँ बाप से, ससुराल से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो हमें कोई सिखाने वाला, हमें कोई बताने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें खुद आ जाएंगी, पहला बच्चा होगा वो सारी चीज़ें सिखा देगा, बाकी आने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। क्या पता वो आपका पहला बच्चा ही आपके लिए जो है वो इतना टफ हो जाए, क्या पता आखिरी बच्चा हो। तो बेहतर ये है कि बड़ों की सोबत भी इख्तियार करें, उनसे भी मशवरे लें और उसके साथ साथ जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी दिमागी और जज्बाती पन को कंट्रोल सेल्फ में रखें, यानी कि ओवर थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करते हुए डाइट नॉर्मल या प्रॉपर लें। बहुत सी ख़वातीन खाना नहीं खाती हैं, बहुत से मेल भी ऐसा होता है कि सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं कि भूख नहीं है, मूड नहीं है, उल्टी आ जाएगी, मगर ये सब चीज़ें आपके बच्चे में भी जा रही हैं और यही चीज़ें आपकी पक्की हो जाती हैं। जब आप यूज टू हो जाते हैं तो यही चीज़ें शादी के बाद जो है वो आपकी औलाद में भी आना शुरू हो जाती है, जिस पे आप बड़े खुश होते हैं। और आज के पेरेंट्स तो बच्चा जब छोटी क्लास में होता है 1 तक या 2 तक, तो वो अच्छे नंबर लेता है, बातें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की कर रहा होता है, आप खुश होते हैं। आज आगे जाकर वही पेरेंट्स सर पकड़ के बैठे होते, इसको क्या हो गया, ये बचपन में तो ऐसा नहीं था। तो बच्चे के डिफरेंट फेसेस होते हैं, उसको आपको जानना ज़रूरी है, अपने डिफरेंट फेसेस को जानना ज़रूरी है, यानी कि लेवल्स। हर इंसान 7 साल के बाद चेंज होता है, उसके क्या मीनिंग्स होती है, क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। यानी कि एक प्रॉपर एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वक्त पे हर चीज़ अचीव करें, कमाएं और आपसे ज़्यादा कामयाब हों। तो उसके लिए आपको अपने बच्चों पे के साथ साथ अपने ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एक एनवायरनमेंट अच्छा हो। मैं आप पे ये चीज़ें छोड़ता हूँ, चाहे आप कंबाइंड फैमिली में रहें, चाहे आप इंडिविजुअल रहें या सिंगल पेरेंट रहें, वो आपके अपने ऊपर है। मगर बच्चे का टाइम, आपका जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसका टाइम शुरू हो जाता है, लर्निंग का उसका टाइम शुरू होता है, फिर वो डिलीवर का टाइम शुरू होता है, फिर उसकी एक शख्सियत बनती है। जैसे आपकी एक शख्सियत बनी, आपके मूड्स हैं, आपके टेंट्रम्स हैं, आपके जो है मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं, किसके सामने कैसे होते हो, कब कहाँ क्या करना है, ये सारी चीज़ें आजकल के बच्चे जो है मोबाइल और लैपटॉप और टैब और डेस्कटॉप पीसी या गेमिंग में ना, ये सब चीज़ें खोते जा रहे हैं और हम अपनी आपसे अपने बच्चों को दूर करते जा रहे हैं, क्योंकि हम भी बच्चों के सामने यही चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अब टाइम है कि टिप का, कि आपको कौन सी ऐसी टेक्निक बताई जाए जिससे आप अपने बच्चों पे अप्लाई करें और काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा आपको पहुंचे। टिप्स देखें, अब कुछ बच्चों में होता है कि बहुत अर्ली मंथ्स में, अर्ली एजेस में सिम्टम्स शो हो जाते हैं, डायग्नोसिस हो जाता है असेसमेंट के बाद, तो प्रॉपर थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एज ए जर्नल देखें इस चीज़ को, तो आपको अपने बच्चों को टाइम देना है। लाइक आपके बच्चे ने बोलना बच्चा आपको सबसे पहले सुनता है, ठीक है। जब वो आपको सुन रहा है तो आप उससे बातें करेंगे। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा 1 माह का है, 2 माह का है, तो अभी इसको क्या समझ आ रही होगी। बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है। जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सुन और समझ सकता है, माँ के इमोशंस को फील कर सकता है, तो इस दुनिया में आने के बाद क्यों नहीं। आप बच्चे से बात करें, आप बच्चों को जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले रिश्ते हैं उनकी पहचान करवाएं। ये मामू है, ये चाचा है, ये दादा है, ये नाना है।
विजन क्लियर होता है बच्चे का, बच्चे की लिसनिंग अच्छी होती है, बच्चा उन चीज़ों को सुन और समझ रहा होता है, सिर्फ बोल नहीं रहा होता। जब वो अपने बोलने वाली एज में आता है तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से बोलता है। और आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप वो अवॉइड करें। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उनसे बातें करें, उनसे उनकी रूटीन पूछें। अगर बच्चा रो रहा है उससे पूछें क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो, किसी ने मारा है, भूख लग रही है, उदास हो, किसी से मिलना है, XYZ जिस तरह की आपको सिचुएशन लग रही है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे से बात करें। तो ये वाली चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपका 100% आपके बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर किचन में भी हैं तो आप ये रीज़न मत दें कि जी मैं किचन में थी तो मैं बच्चे को टाइम नहीं दे सकी। आप अपने बच्चे को किचन में ले जाएं, आप एक किचन में कॉर्नर अपने बच्चे के लिए बना लें। आप उसमें ईजी ले लें, आप रेड बीन्स ले लें, आप वाइट बीन्स ले लें, उनको आप एक बॉल में मिक्सअप कर दें और बच्चे को आप वहाँ पर बिठा दें एक टेबल चेयर पर, या नीचे कोई छोटा सा कपड़े का पीस बिछा दें, उस पर बिठा दें कि चलो अब 2 बॉल्स और उसके आगे रख दें कि इसमें रेड बीन्स रखो, इसमें वाइट बीन्स रखो। बच्चे को एक तो बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बच्चे की अटैचमेंट आपके साथ रहेगी कि मेरी माँ कहीं भी है, माँ मेरे साथ है। आप अपना काम भी कर लेंगी और बच्चे की जो है तरबियत भी होती रहेगी। बहुत अच्छी टेक्निक बताई मैडम ने। कुछ चीज़ें मैं भी समझाऊं। पहली चीज़, शादी जो आपने की आप अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उस वही आपका एसेट है। उस एसेट पे आप सारी ज़िंदगी पैसा लगाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तालीम हो, उसका कैरियर बनाने के लिए, उसके कपड़े, हर चीज़ उसको दिलाते हैं, हर चीज़ उसके लिए करते हैं। और जब वो बच्चा आपकी उम्मीदों पे जब छोटा होता है वो पूरा उतरता है, और जब नहीं उतर रहा होता है, जब बड़ा होता है, वही बच्चा आपको छोड़ के भी चला जाता है, कहीं पढ़ने भी चला जाता है, शादी के बाद भी अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जब करते हैं तो बच्चा आपका एक एसेट होता है, यानी कि माइंड में हमारे ये होता है कि बुढ़ापे का सहारा है। तो उस सहारे को जितना अच्छा आप प्रोग्राम करेंगे, जितना अच्छा आप उसको गाइड करेंगे, जितना अच्छा उसके अंदर सेंसेस डालेंगे, उतना अच्छा वो ग्रो अप होगा, वो चीज़ों को आसानी से लेगा, आपका पैसा कम बर्बाद करेगा। कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चे को बड़ा जब कर रहे होते हैं तो रियलाइजेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस हम्बलनेस प्लस कंट्रोल सेल्फ हैंडलिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अपने साथ जब अटैच करते हैं तो ये बच्चे को तब वो सीखता है। किताबों में नहीं सीखेगा, ठीक है, वो या तो खेल में सीखेगा, गली में खेले, मोहल्ले में खेले। और सबसे इस बात में मुझे एक बात याद आई इन सब बातों के ऊपर, आजकल के एनवायरनमेंट को खास तौर पे फीमेल्स लेकर जो है वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं कि बाहर जाएंगे तो बच्चे गालियां देंगे, लड़ेंगे, फटे करेंगे। मैं घर में काम कर रही हूँ, बाहर कौन देखेगा इन्हें, जब फादर आएंगे फादर देख लेंगे। तो ऐसे बच्चे वीकेंड पे सिर्फ निकल पाते हैं शायद अगर अब्बा को टाइम है, वरना अब्बा बीमार हैं या मैके चले गए, अब यानी कि नानी हाउस चले गए, तो वो टाइम भी निकल जाता है। अक्सर बच्चे अपनी नानी के घर जाके खेल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखें। बच्चे का टाइम आपके हाथ में है और आपने उसको बेहतर बनाना है। अगर आप अपने बच्चे का टाइम ज़ाया कर देंगे और उस टाइम पे जो चीज़ सिखानी है, उससे करवानी है, वो नहीं करवा पाएंगे तो आप ही परेशान होंगे। बुढ़ापे में आप ही को वो आप जैसा ही मिलेगा। इसमें और बात मैं ऐड करता जाऊं, हमेशा खास तौर पे मदर हर बच्चे को देखे कि वो मदर का रिफ्लेक्शन है सामने। जब वो सामने रिफ्लेक्शन है, मिरर है, तो मदर को चाहिए कि अपने आप को ठीक करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इर्द गिर्द की उसे डिस्टर्ब करती हैं एक माँ को, चाहे वो उसके हस्बैंड की नाराज़गी है या बेरुखी है या उसका सख्तपन है या बहुत ही उसका हल्का या धीमा या बहुत पुरसकून मिजाज है, वो भी उसको अफेक्ट करता है, उसके इर्द गिर्द का माहौल भी करता है, उसका अपना महका भी करता है। इस चीज़ से भी उस फीमेल को ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ मेरी सेहत पे या मुझे अफेक्ट कर रही है और मेरे बच्चे में वो नज़र आ रही है। आज से आप एक काम करेंगे, जो टेक्निक बताने वाला हूँ मैं, कि आप अपने आप को अपने बच्चों में तलाश करेंगे किस बच्चे में आप सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं या कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन से बच्चा ज़्यादा आपसे अटैच है इमोशनली, और जितना ज़्यादा बच्चा अटैच होगा उतना ज़्यादा जो आप अंदर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बच्चा परफॉर्म कर रहा होगा। तो आज से ये टेक्निक को इस्तेमाल करें, इसके रिजल्ट मुझे बताइएगा।
इसी के साथ एंड अप की तरफ आते हैं। जो हासिल आज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें अगर बेहतर बच्चे पैदा करने हैं और हमें बच्चों को सही ग्रोथ देनी है तो उसके लिए हमें सुधरना पड़ेगा शादी से पहले, जवानी में, और शादी के बाद हमें ऐसे एक्शन रिएक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे जो आने वाली आल है वो हमारी बेहतर पैदा हो। जो आप कर चुके उसका तो साइड इफेक्ट आना ही है औलाद के अंदर, जो बाय इनहेरेंट होगा, और बाय बर्थ जो मदर से रिलेटेड इश्यूज जो आते हैं, जो 9 मंथ मदर रखती है, वो इश्यूज आपके हाथ में है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग देखकर। एक गुस्से वाला है तो एक वक्त चुप रह जाए, एक फिर वो बोले तो पहले वाला चुप हो जाए। इस तरह बहुत सारी चीजों में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी अब शादियां जो है वो अंडरस्टैंडिंग से हो रही हैं, और बहुत सी जो है वो पेरेंट्स करा देते हैं, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही होती है। तो अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी आप क्रिएट करेंगे कपल में होगी, उतने बच्चे आपके अच्छे होंगे। अगर एक फीमेल सारा दिन घर में काम करी और मर्द बाहर कर आए, और अगर वो समझता है कि मुझे अपनी लाइफ में मैंने जो करना था कर लिया और घर में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो गलत है। क्योंकि एक औरत 10 जगह पे बिजी है, आप सिर्फ एक काम की जॉब कर आ रहे हो, एक ऑफिस में बैठ के, या आपका अपना बिजनेस है लोगों को देखकर, मगर एक आपका हिस्सा बनता है मेल का भी कि वो घर की औरत को सपोर्ट करे, उसको सुने, उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करे, क्योंकि वो सारा दिन उसका इंतजार करती है, आएगा तो बोलूंगी। तो वो चीज है। इसी तरह एक औरत को भी चाहिए कि जब उसका हस्बैंड घर आए तो उसको एक कंफर्ट जोन में रखे थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटा, फिर उसको जो भी मसाइल हैं, इश्यूज हैं वो बताए, ताकि वो अपनी रिकवरी कर सके ऑफिस से आकर। तो इस तरह दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो अपनी औलाद को अच्छा परवान चढ़ा सकेंगे, और खुदा ना खास्ता किसी डिसऑर्डर में फंसे हुए तो उससे वो बाहर निकाल सकेंगे, ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके, जितनी मैक्सिमम आप बना सकते हैं अपनी एफर्ट से। वरना आपके बच्चे डिसऑर्डर में ही रहेंगे सारी जिंदगी, पैसा तो आपका जा रहा होगा मगर आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही होगी, आपका माइंड का एक हिस्सा उस वक्त बिजी रहेगा। ये सब करने से बेहतर है कि आप जो है बच्चे पे मेहनत करें, उसको इस काबिल कर दें कि वो अपना खाना पीना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जरूरत की चीजें या तो कमा सके या बोल सके, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके। तो अगर ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर फिजिकल अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम आपसे बात करें और आपके उस टॉपिक के बारे में आपको बताएं, तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मिस हुमा की बातें आपके जहन में बैठी हैं और आपके काम की लगी हैं और आपको कुछ समझ में आया है, तो अगर ये आप दोबारा इन्हें बुलाना चाहते तो इनके लिए सवाल अच्छे सारे तैयार करें। जो सवाल जितने ज़्यादा आएंगे फिर हम इनको दावत देंगे कि ये आकर अपने और एक्सपीरियंस जो है वो हमसे शेयर कर सके। इसी के साथ खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें अपने खर्चे पे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।